dear school children, it is very important to understand why we are assembled here. मुझे पता है कि बड़े बच्चे बोले मुझे कि बैक बेंचेस में कि मैं हिंदी में बोले, लेकिन मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा हिंदी इतना ख़राब है कि बोलना मुश्किल है मेरे लिए। मैं ट्राई करता हूँ आधा इंग्लिश आधा हिंदी में बोलने का। आज हम इधर जुड़े हैं कि जो मनोहर पर्रिकर साहब जिसने गोवा को इतना बेहतरीन स्टेट बनाया है और उसने अपना डिफेंस मंत्री के नाम पे अपना देश का भी डिफेंस का सिस्टम अच्छा किए थे, तो हम उसको आज याद करते हैं और उसका नाम से एक मीटिंग चल रही है। और स्कूल बच्चे मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप जिस देश में अभी है, जो आज़ाद का मुल्क से बन रहा है, इंडिया का इंडिपेंडेंस होकर 75 ईयर्स हो गए अभी। इसका मतलब है कि आप लोग ने जो जंग हमारे पूर्वज ने, हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर्स, आपके पिताजी के पिताजी जिसने लड़े अपने इंडिपेंडेंस के लिए, आप तो देखे नहीं वो लोगों को, लेकिन जितना स्ट्रगल से वो लोग ने अपने को आज़ादी दिलवाया। और आप लोगों को जब आप पैदा होते ही आप लोगों को मोबाइल फ़ोन देखे, आप लोग टेलीफोन देखे, कलर टेलीविज़न देखे आप लोग, लेकिन ये सब किधर से मिल रहा था आप लोगों को? जब हम बच्चे थे, मैं बोल रहा हूँ अभी मेरा उम्र का भी 60 साल है, तो मैं आपका ग्रैंडफादर का उम्र का हूँ। तो जब हम पैदा हुए थे हमारा देश में टेलीफोन भी नहीं था ठीक से, गैस कनेक्शन भी नहीं था, और कलर टीवी तो भूल जाइए आप। लेकिन आज तो आपका पूरा दुनिया आपका मुट्ठी में है। आपका पिताजी के पास स्मार्टफोन होगा, आप शाम में स्कूल से वापस जाते फ़ोन लेंगे। और जो कोविड के टाइम पे आपने जो क्लासेस चला रहे थे, कोविड के टाइम पे आपकी क्लासेस भी चल रहे थे मोबाइल पे। इसका मतलब है कि आप तो स्मार्ट किड्स हैं, तो आप तो इतनी किस्मत वाले हैं कि आप राइट टाइम पे जन्म लिए कि आप टेक्नोलॉजी को देख सकें। लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी कैसे आया था अपना देश में? जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय जिससे हम आते हैं दिल्ली से, और जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, आज हमारे दूसरे स्पीकर विनोद सिंह साहब हैं। विनोद सिंह साहब ने जो IIT कानपुर पढ़ाते हैं, आप लोग को ड्रीम होगा कि आपका 12th स्टैंडर्ड होते ही इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद आप लोग IIT का जो एग्ज़ाम पास करके वांट टू बिकम ग्रेजुएट फ्रॉम IIT। तो ये सब देख के लगता है कि ये इवेंट आप साइंस सीखने से ज़्यादा कि साइंस ने हमारा पढ़ाई के लिए क्या किया है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा और आप भी इसको इम्प्रेस करते जाएंगे। तो आज मैं लेक्चर देने वाला हूँ साइंस टेक्नोलॉजी जैसे अपना देश को आगे बढ़ाया। तो अगर देखिए तो हम जितने भी आगे बढ़े देश में, हम उतने हैप्पी नहीं हैं। आप सब ना कभी भी बहुत डिप्रेस दिखते हैं, कभी हंसते नहीं। आप तो मैं देखा था 1 घंटे से कोई हंसे नहीं ठीक से, आप तो इतना बोरिंग फेस लगा के देख रहे आज प्रोग्राम को। तो मैं सोचा कि आप हंसना सीखो पहले और खुश रहने का सीखो। इससे क्या होता है कि आपका मन का भी शांति रहेगा और अच्छा साइंस भी कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो लिव लॉन्गर। अगर आप हैप्पी हैं, यू कैन बी मोर हेल्दी एंड यू ऑल्सो लिव लॉन्गर। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, देन लॉट ऑफ डिसीजेस विल कम टू यू। तो आज हम देखेंगे कि हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो स्वास्थ्य, और हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। इफ वी आर हेल्दी वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप देखें कि जो 2 साल के पहले हमारा जो कोविड शुरू हुआ था, आप सब तो उसकी वीकनेस है, घर में बैठना पड़ा आपको। आप यू डोंट इवन नो हाउ द डिसीज वॉज स्प्रेडिंग। सो वी आर ऑल वेरी टेंस, वेदर अपना पिताजी रहेंगे नहीं रहेंगे, अपना ग्रैंडफादर का कैसा रहेगा। अगर बाहर जाने से मास्क पहनो, मास्क पहनने के बाद भी तो वायरस पता नहीं किधर से गुजरा था अपना अंदर, और जितने बीमारी थी इतने लोग मर गए थे। तो वो टाइम पे आप सबको साइंस का याद आया होगा। उसके पहले तो साइंस पढ़े नहीं ठीक है, लेकिन उसके जब बीमारी पड़ते हैं तो हम देखते हैं कि डॉक्टर की तरफ दवा कैसा लाएं। लेकिन डॉक्टर को पता है दवा कैसा बनता है। डॉक्टर तो समझता है कि दवा मेडिकल शॉप से मिलता है, लेकिन मेडिसिन इज मेड इन अ लैबोरेटरी बाय ए साइंटिस्ट हु हैज स्टडीड साइंस इन हाई स्कूल, इन कॉलेज, इन ग्रेजुएशन, इन PhD। तो अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो आप डॉक्टर से भी बड़े बन सकते हैं। जो मेडिकल डॉक्टर को समझ में नहीं आता है, उसका ज़्यादा समझ सकते हैं आप साइंस पढ़े तो।
तो बोला वालों की हेल्थ एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग के लिए। एग्रीकल्चर क्यों? क्योंकि वी नीड फूड, एंड इफ फूड इज नॉट देयर एंड हेल्थ इज नॉट देयर, वी आर नॉट हैप्पी। इफ वी आर नॉट हैप्पी, नेचुरली विल फाइट अमॉन्ग्स आवरसेल्व्स, एंड इफ वी फाइट देन वी बिकम एनिमीज एंड देन वी विल किल ईच अदर। सो अगर हमारा को हेल्थ और एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा साइंस का इन्वेस्टमेंट किए और आप बच्चे पूरे अगर साइंस का जो एग्रीकल्चर को और हेल्थ को जो काम पे आता है, if you can start learning that science of agriculture, science of health, which are driven by chemistry, so इसलिए मैं मानता हूँ कि केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइंस। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े तो आपको बायोलॉजी भी इजी होगा, फिजिक्स भी इजी होगा। तो डोंट हेट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज द मोस्ट लवेबल सब्जेक्ट। ठीक है, कितने लोग केमिस्ट्री लाइक करते हैं इसमें ऑडियंस में? एक भी हाथ नहीं उठ रहा है, तो नो वन लाइक्स केमिस्ट्री। Only one I can see the hand. Only two. अरे you start like इधर I can see some hand now. अरे please like chemistry, क्योंकि whatever we see around us is chemistry. आप जो कपड़ा पहन रहे हैं that is also chemistry. The chair in which you are sitting is chemical. जो ग्लू बनता है, आपका पेन, पेंसिल, बैग, जो खाना बनता है उसमें भी केमिकल है, आपका DNA भी केमिकल है। तो once you start liking chemistry, you will know everything in the world. ठीक है? So now if you look at agriculture and health are the two important areas. If we can start getting masters in these two subjects, India can become the world leader. ठीक है? So agriculture में अगर देखें तो आज तो अगर आप फील्ड में गए, आपको गोवा वाले हैं, पता नहीं कितने फील्ड देखे आप लोग, but if you go to small villages and see the agricultural crop, how a farmer is working. Agriculture has begun not today. Agriculture has begun almost 30,000 years ago, when our Homo sapiens, you know our Homo sapiens, we are Homo sapiens. जब Homo sapiens ने फूड के लिए एग्रीकल्चर शुरू किए 30,000 ईयर्स पहले, और इसके पहले they were gatherers and hunters. हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जो अफ्रीका से निकले हैं, we are not Indians, we are all genes originated from Africa. The first human being was in Africa in Kenya. उधर से माइग्रेट होते होते पूरा दुनिया में फैल गए हम सब लोग। एंड वी ऑल नो दैट वी हैव बंदर कैरेक्टर ऑल्सो, बिकॉज मंकी इज अवर ग्रेट ग्रैंडफादर ना। सो मंकी से तो होते होते हम होमो सेपियंस बन गए अभी। सो जो आप जूलॉजी में पढ़ते हैं, जैसा कि यूनिसेलुलर ऑर्गन अमीबा से बन के जो होते होते हम होमो सेपियन बन गए। बीच में जितने भी एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो गए, because our environment was not conducive, some animals also got extinct. Who knows, someday human also will become extinct. So we want to live forever, इसका मतलब we need to protect the environment also. So agriculture is the one which causes the maximum damage when we are doing farming. We use lot of chemicals, pesticides, urea, और जितने भी केमिकल यूज करते हैं हम क्रॉप में, वो केमिकल हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हम जैसा एग्रीकल्चर को अच्छा करें ताकि अपना क्रॉप भी ज़्यादा बने। नाउ यू आर इन द कोस्टल पार्ट, यू आर गोवा, यू हैव समुद्र नेक्स्ट टू यू, बट इफ यू लुक एट द ओशन, वी ऑल नो दैट स्लोली द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, व्हाट यू स्टडी इन योर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स, is slowly melting because of the global warming. We know that every year the global temperature is increasing, ताकि जो आर्कटिक मेल्ट होके उसका पूरा आइस मेल्ट होके उसका पानी समुद्र में आता है, समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि 20 साल के बाद या 25 साल के बाद जो समुद्र के बगल में सिटीज होते हैं वो डूबने का चांस ज़्यादा है, जो भी सी लेवल के लेवल पे होते हैं। सो हाउ वी कैन मिनिमाइज द ग्लोबल वार्मिंग? साइंस कैन गिव यू सॉल्यूशंस। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं फैक्ट्री से, जो हम कोल जलाते हैं अपने घर में, वुड बर्न करते हैं खाना पकाने के लिए, उसका जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। जब ग्लोबल वार्मिंग हम कम कर सके कि आर्कटिक अंटार्कटिक मेल्टिंग कम होगा, हिमालय मेल्टिंग कम होगा, जब भी समुद्र का लेवल कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज याद रखना कि गोवा या न्यूजीलैंड जो समुद्र के बगल में होते हैं, मुंबई, ऐसे पूरे शहर डूबने का चांसेस है। तो एग्रीकल्चर के लिए कैसा हम कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन कम करके एग्रीकल्चर अच्छा करें, इसकी वजह से हमारा देश और अपना दुनिया साफ और अच्छा रहे। अगर ये स्लाइड पढ़े तो
ह्यूमन बीइंग तो सबसे पहले हंटर और गैदर रहते हैं, जिसका हाथ में पत्थर रहता है, he will take a stone and kill an animal and eat the animal without cooking. That is how the human started. बाद में slowly, because our digestive system had to adapt that kind of a thing, evolutionary process, then we started boiling the food. Otherwise, we were also like animals, like a tiger. Kill the animal and eat as it is, or eat the raw leaf without cooking. That is how the entire human generation has begun. तो अगर एग्रीकल्चर में जो भी रिवोल्यूशन हुए, सबसे पहले हम देखते थे फार्मर ने एक छोटा व्हील पकड़ के ही यूज्ड टू डू द फार्मिंग। बाद में ट्रैक्टर आ गया, अभी ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी चलते चलते अपना ड्रोन की टेक्नोलॉजी, आप लोग पता नहीं टीवी देखते हैं कि आजकल एग्रीकल्चर फार्मर ने एक ड्रोन खरीद के ड्रोन के इस्तेमाल से यूरिया स्प्रे करेगा फील्ड पे और केमिकल पेस्टिसाइड डालेगा, इंस्टेड ऑफ पुटिंग मैन्युअली एंड एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू ऑल दीज केमिकल्स। इसका मतलब कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज डेवलप कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी, और ड्रोन की वजह से फार्मर को बेनिफिट हो रहा है। आप देखते हैं कि ड्रोन को खाली खिलौना जैसा, आप देखेंगे ड्रोन लेंगे, रिमोट कंट्रोल लेंगे, ड्रोन उड़ाएंगे, लेंगे पतंग, लेकिन ड्रोन के इतने इस्तेमाल होते हैं कि एग्रीकल्चरल फार्मर ऑल्सो कैन यूज ऑल दीज ड्रोन टेक्नोलॉजीज फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल ऑफ अस। अगर हम देखते हैं कि जो भी आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, मुझे पता है गोवा में आप सब लोग तो फिश भी खाएंगे, मीट भी खाएंगे, लेकिन आपको पता है ना कि जब मीट को ग्रो करने के लिए जो भी बफेलो होगा या शीप होगा, उसको ग्रो करने के लिए इट हैज़ टू ईट लॉट ऑफ ग्रास। इसका मतलब है कि वी हैव टू यूज लॉट ऑफ केमिकल्स एंड वाटर टू ग्रो द ग्रास। तो ग्रास खाने के बाद आपका शीप मोटा बनेगा, बाद में उसको हम शीप को मारेंगे और उसका मीट खाएंगे। इसका मतलब है कि व्हेन यू आर ए नॉन वेजिटेरियन, देयर इज ए लोड ऑन द एग्रीकल्चर ऑल्सो, देयर इज ए लोड ऑन द एनिमल ऑल्सो। तो अगर हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जो हाइब्रिडाइज करते हैं जेनेटिक्स में, और जूलॉजी पढ़ते हैं बच्चे, हाउ जूलॉजी एंड जेनेटिक्स कैन हेल्प अस टू हाइब्रिडाइज, ताकि हर टेक्नोलॉजी की वजह से, जब आप देखते हैं इसमें 1957 में चिक का साइज इतना छोटा था, अभी देखो 2005 में इतना बड़ा हो गया, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए डॉग नाउ। अगर ऐसा हम जेनेटिक्स बढ़ाते जाएंगे 20-25 साल के बाद, और टेक्नोलॉजी इतना बढ़ेगा कि एक चिक इतना बड़ा होगा, एलिफेंट और कैमल के बड़ा हो जाएगा। अब उतना बड़ा होने के बाद आपको काट भी नहीं सकते, क्योंकि वही आपको खा लेगा। अगर जेनेटिक्स की वजह से अगर हम एनिमल को बढ़ाते जाएंगे, तो आप उससे मारने से पहले वो आपको मार देगा, है ना। तो अब नॉनवेज छोड़ना चाहिए, वरना जेनेटिक्स करते करते इतना छोटा कर देगा कि इट विल नॉट किल अस। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, बिकॉज ऑफ दिस इंटरवेंशन ऑफ जेनेटिक्स, वी कैन नाउ ग्रो मोर मीट so that more people can get the food. Otherwise, if the chick size is more small, then we cannot cater to all of us. So the technologies we are developing in the breeding of the animals is the biggest contribution of the scientists in the food security to all of us. अगर ऐसा ही देखने से हमारा देश में भी जब इंडिपेंडेंस बना था हमारे लिए, वो बंगाल जमीन था हमारे पास, हमारा देश में भी लोग भूखे मरते थे, लाखों लोग भूखे से मरते थे। लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था नॉर्मन बोरलॉग ने और स्वामीनाथन ने, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, जो हाइब्रिड वैरायटी के मेज बनाए थे, जिसका हाइब्रिड वैरायटी से हमारा देश में क्रॉप इतना बढ़ गया जो जेनेटिक्स की वजह से, कि टुडे इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेनी फूड नाउ। वी सप्लाई फूड टू अदर कंट्रीज। 50 years ago, 60 years ago, we were dying of hunger, but because of the science revolution, green revolution, we are able to produce more crop and we are making more food supplies. इसका मतलब कि साइंस की वजह से ही हमने तो एक देश का और अपना दुनिया का हंगर जो भी होता है उसको कम कर सकते थे। अगर ऐसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन के आगे हम देखते हैं कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट हो रहा है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। आप इधर देखने से IR8 राइस वैरायटी जो इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट ने दिया हमारा को, ये वैरायटी 5 टन पर हेक्टेयर देने वाला अभी विदाउट फर्टिलाइजर 10 हेक्टेयर भी दे रहा है। इसका मतलब है कि विदाउट यूजिंग एनी यूरिया, विदाउट यूजिंग एनी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से हमने अपना क्रॉप की बढ़ाई कर सकते थे। अगर हम ऐसा ही ड्रोन्स को मैं बोल रहा था आपके लिए, जो भी आज सोचो आपके पिताजी और आपका ग्रैंड पिताजी फील्ड में काम कर रहे हैं और पेस्टिसाइड इतना पॉइजन होता है, सबको पता है। पेस्टिसाइड्स लेके लोग मर जाते हैं, वो केमिकल की वजह से, पेस्टिसाइड जो हम स्मेल करते हैं उसकी वजह से, और हेल्थ भी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम ड्रोन के इस्तेमाल किए
you can connect the drone bottle or pesticide bottle to drone, और आप बच्चे जो खेलते हैं फ्लायर के साथ दूर बैठ के ड्रोन को उड़ाने के बाद ड्रोन कैन स्प्रे ऑल द पेस्टिसाइड ऑन द क्रॉप, so that your father or grandfather who is doing farming in the agricultural land, you are going to protect their health. So directly you are helping your families away from exposure to all these chemicals. So it's so important that we also develop new technologies in aviation. ड्रोन उड़ता है विथ एनर्जी, जो बैटरी बनती है, लिथियम बैटरी बनती है उसमें, जो आज सुबह लेक्चर सुन रहे थे कि हाउ लिथियम बैटरी कैन बी यूजफुल टू मेकिंग द स्टोरेज द बैटरी. आज आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, अगर लिथियम बैटरी नहीं है तो फ़ोन भी नहीं चलेगा. लिथियम भी तो केमिस्ट्री होती है, जो पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं, मेंटेन पीरियोडिक टेबल में लिथियम भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. उसकी वजह से लिथियम बैटरी बनाए हैं, उसकी वजह से बैटरी का बैकअप भी चलता है और फ़ोन भी चलता है. इसका मतलब है कि अगर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी बढ़ाए तो वी कैन मेक द फार्मर्स लाइफ वेरी हैप्पी. नाउ इफ यू लुक एट द रिवोल्यूशंस व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो बोला स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग ने किया, उसकी वजह से पूरा दुनिया का हंगर कम हो गया था. नो वन इज हंग्री इन दिस प्लैनेट करेंटली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय दीज पीपल. बाद में हमारा देश में मिल्क का भी शॉर्टेज था. जब हम बचपन पे थे दूध भी मुश्किल से मिल रहा था हम लोगों को. वो टाइम पे कुरियन, वर्गीस कुरियन ने एक वाइट रेवोल्यूशन लाया. इसकी वजह से देश में मिल्क का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया. आप देखते हैं गुजरात में जो आनंद होता है, जैसे मिल्क बनता है, ऑल दीज इज बिकॉज ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन मेड बाय वर्गीस कुरियन. So because of this gentleman's interventions, today no one has shortage of milk in our country. Similarly, मैं बोल रहा था आप सब लोगों को, आप तो फिश खाते हैं, and there was a big shortage of fish also. जब जो ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था, इसकी वजह से फिश का भी फार्मिंग शुरू हो गया. एक छोटा पॉन्ड में फिश को डाल के, थोड़ा एंटीबायोटिक डाल के उसमें यू कैन ब्रीड द फिश in such a way that you get more and more fish, so that the cost of fish will come down, so that all of you can get enough food and meat to eat. So these green revolution, white revolution, जो blue revolution जो साइंस की वजह से हुआ था, उसकी वजह से आप लोग भूखे नहीं हैं अभी. तो मैं बोलता हूँ ये सब होने के बाद थोड़े वेजिटेरियन मेरे जैसे हैं, मुझे भी मीट खाना चाहता हूँ. एक मुझे लगता है कि एनिमल क्यों किल करें, तो अभी वेजिटेरियन मीट भी बन रहा है. अभी लैब में भी हम मीट बना सकते हैं, ताकि टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी यूज़ करके और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी. आपको पता है घर में कैसा कर्ड बनता है, दूध में 1 ड्रॉप बटर मिल्क डालने से फर्मेंटेशन होकर कर्ड बनता है, विच इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. दिस इज बायोटेक्नोलॉजी. So using biotechnological technologies, today we are able to grow meat in the lab, taking the cell required from the animal, allowing the lab to grow, give all the nutrition, and you can grow meat in the lab. So by 2030, you don't require to kill an animal, but you can grow meat in the lab and eat, which is exactly like what you kill the animal and eat the meat. इसका मतलब है कि जो वेजिटेरियन होता है वो भी मीट खा सकते हैं, वो भी तो चिकन 65 खा सकता है. सो ये भी साइंटिफिक इंटरवेंशन है कि हाउ वी कैन मेक मीट इन द लैब ऑल्सो. अगर मैं बोलता हूँ कि हैप्पीनेस इंडेक्स में अपने को लाइफ भी चाहिए, मैं बोला था सब कुछ करना है तो एनर्जी भी चाहिए, हमारे को एग्रीकल्चर भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए. अगर ये एनर्जी किधर से आता है, अपने को सबसे पहले एनर्जी आया अपने को सन से. सन वॉज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज नॉट द सन एंड डॉटर but SU and sun. Am I correct? So the sun has given the first energy to this planet. So from sun we learn how to burn the wood. That's how we start burning the wood to get the light and energy. Uske baad we learn how to make the candles using the wax. Then we had kerosene petrol to make the lamps. Then we developed tungsten bulb which was giving the light. Then baad mein we have LED lamps also. This is how the entire evolution of the light has begun in our world. Without these things, we will be dark in the night, you cannot study in the night, you cannot see in the night. So because of these interventions in the evolution of how fuel was discovered, now we are able to even work in the late evening also when sun is not there. So अगर आप देखें कैसा ना फायर का इन्वेंशन हुआ, आप समझते how the fire comes, you think you can take a matchstick and you can just hit on the surface and you get the light or you get the burn. That is not how the flame is created. Originally in the ape time there was lightning in a thunderstorm
and some wood got burned. So they saved that burning wood in a cave, and that burn they used to continue to maintain it forever. So whenever you want fire, you go and borrow the light from there, you burn another wood, take with you. So this is how the fire has come onto this planet before our human generation has begun. So the first ape generation, they got this how to get light from burning the wood which came from the lightning, by the way. Okay? उसके बाद में तो हम matchstick बनाए, बाद में lighter बनाए. So now we know how to make the fire, but before that the fire has come like this. लेकिन हमें सब पता है कि जो हम पेट्रोल खरीदते हैं दुबई से और मिडिल ईस्ट से, अरब एमिरेट से, रशिया से लाते हैं अभी, अगर पूरा दुनिया में जो बोरवेल अपना अंडरग्राउंड में जो भी अपना सी के समुद्र के नीचे जो भी फ्यूल होता है वो खत्म होने के बाद हाउ कैन वी रन आवर व्हीकल्स? सबसे बेहतरीन एनर्जी होगा हाइड्रोजन. ऑल ऑफ यू स्टडी इन योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट. हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. ओके, सो हाइड्रोजन इज द वन विच इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एनर्जी फॉर ऑल ऑफ अस. तो हाइड्रोजन कैसा रहेगा? वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करने से. सुबह जो अपने आपको सुबह लेक्चर चल रहा था, इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंटिस्ट. सो हम वाटर को कैसे स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑल ऑफ यू नो हाइड्रोजन वाटर फार्मूला H2O. सो 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मेक्स वाटर. अगर हम वाटर को तोड़ने से हाइड्रोजन बनेगा, अपना लाइफ का जो ऑक्सीजन चाहिए वो भी बनेगा. सो हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी द फ्यूचर फ्यूल फॉर ऑल ऑफ अस. So all scientists are now working in the world. We don't want to burn petrol, diesel, coal, but we want to burn water now. How can we break the water so that we get the clean hydrogen which can run all our transportation? Also cook the food at home with hydrogen gas. So this is how the new technologies are going to change our lives now. So I will not tell you about what is the carbon footprint and all that by knowing all of you are only 9th standard, 10th standard. लेकिन मैं पहले ही बोला था आपको जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, it is because of major gases like carbon dioxide, nitric oxide, and sulfur dioxide, and methane. So these are the gases which we call greenhouse gases. These gases are going to make the global warming so much. And these gases, especially carbon monoxide, carbon dioxide, NOx we call various oxidation states of nitrogen, these 3 gases and methane are emitting from burning the coal. जो हम कोल में चलाते हैं, कोल उठा के burn coal to make electricity. This is the major contributor to global warming. तो हम ऐसा साइंस बनाएंगे कि हम हाइड्रोजन यूज करें ताकि कोल बर्निंग बंद करेंगे, CO2 एमिशन कम होगा, कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगा. तो मैं हेल्थ के बारे में बोल रहा था आप सब लोगों को. हेल्थ इज वेल्थ. वी ऑल नो दैट अगर यू आर वेरी हेल्दी, वेल्थ ऑटोमेटिकली विल कम टू अस. If you are not healthy, you cannot generate more energy, you cannot make more food, and you will be very unhappy. So to make the good health, one way is prevention. Instead of taking a medicine after you get the disease, rather you have good habits of life, such as every day you do morning yoga, play sports, jog, run, take fresh oxygen so that you don't get any disease. Then you don't require any medicine. अगर आप हेल्थ खराब होने के बाद दवा लेंगे, जब तक आई हैव बैड हैबिट्स, आई विल कीप वॉचिंग द मोबाइल एंड टेलीविजन एवरी डे 4 hours, 5 hours, then I think our health will be spoiled. So best is to keep good health. And also vaccines, we all know that because of the vaccine discovery जो हमारे साइंटिस्ट ने किए थे, उसकी वजह से टुडे वी आर ऑल हैप्पीली कमिंग बैक टू क्लासरूम. अगर वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुआ तो आप 2 साल जो घर में बैठ के मोबाइल में कंप्यूटर पे क्लास ले रहे थे, ऐसा ही नेक्स्ट 10 साल चल रहा था. लेकिन जो साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाया, वैक्सीन इज द प्रिवेंशन. इट इज नॉट दैट यू टेक वैक्सीन आफ्टर यू गेट द डिसीज. वैक्सीन इज प्रिवेंटिव, ड्रग्स आर फॉर आफ्टर गेटिंग द डिसीज. सो हाउ कैन वी मेक मोर एंड मोर वैक्सीन्स so that we don't get any disease? Okay, so how we can invest science into vaccine industry? So I will not talk about all these things which will not be of interest to you, but I will tell you how all of us want to live longer. We all know that we are 100 years, we have to live on this planet for 100 years. लेकिन do you know any of your grandparents or great grandparents or neighbors have lived for 100 years? Very few. Yes or no? Many people die at 70, 80, 60 because of the diseases which I am showing here.
If you eat more food and don't use exercise properly, we get obesity. हम मोटे बन जाएंगे, मोटे बने डायबिटीज हो जाएगा. Once we get diabetes, then all the problems will come and then kidneys will fail. Naturally, people will die early. Similarly, अगर मोटे बन गए तो cardiovascular problem हो जाएगा. So, if we can really have proper health style, then all these diseases we can avoid. I can also show you many diseases are alcohol related. If people drink alcohol, liver gets spoiled, and because of liver cirrhosis, people will die. So we need to have good habits so that we can live longer and there is a less burden on the medical care system. Similarly, जो countries poor होते हैं, like African countries में, वो लोग मरते हैं respiratory diseases because they don't have proper quality of life. They get lot of lung diseases. They also get HIV and AIDS, diarrhea. Because अगर पानी ठीक नहीं है, तो we all know diarrhea आता है अपने को. जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस होता है, मलेरिया होता है, मस्कीटो की वजह से. और बच्चों की जो सारे बीमारी होते हैं, जो पोलियो हम एराडिकेट करते हैं. इंडिया में इतने अच्छे पोलियो ड्रॉप मिला आप सब लोगों को कि वी डोंट सी एनी किड इन द कंट्री टुडे विद पोलियो डिसीज. सो दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द वैक्सीन पोलियो विच वॉज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट. अगर हम ये सब बीमारी को दूर किए कि वी कैन लिव फॉर लॉन्गर, even who knows, we can live for more than 100 years also. So we all would like to make sure that how we can live longer, happy, healthy and peaceful. So these are the mantras for scientific community. So I just want to inspire you with the story of one Chinese lady. Her name is Tu. Okay, she won a Nobel Prize for discovering a drug for malaria. You know, malaria is still prevalent in India and many people die also because of malaria disease. बट ये लेडी ने जो प्लांट में जो केमिकल होता है आर्टिमिसिनिन, उसको डिस्कवर करने के लिए लैब में चले गई एंड शी फॉरगॉट इवन गोइंग टू होम. शी सेड टिल आई डिस्कवर अ ड्रग फॉर मलेरिया आई विल नॉट गो होम. देन उसको एक बेटी थी, शी वाज एडमिटेड इन द स्कूल एंड व्हेन शी फिनिश्ड हर प्रोग्राम एंड केम बैक, हर डॉटर हैज ग्रोन सो बिग. neither daughter recognized the mother nor mother recognized the daughter. So this is the kind of commitment scientists have to discover drugs so that we can all live happily without any diseases. So we have to remember that scientists who sacrifice their lives for all of us to live longer, to live happily. And another disease I told you, tuberculosis. हमारा देश में इतने लोग ट्यूबरकुलोसिस मरते हैं हर साल और इंडिया इज द ब्रीडिंग हाउस फॉर ट्यूबरकुलोसिस. और हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि हम 2030 तक हमारा देश को टीबी मुक्त भारत बनाएंगे. सो आप अगर माइक्रोस्कोप के अंदर टीबी का बैक्टीरिया देखा, इट लुक्स लाइक ए स्मॉल बुलेट शेप बैक्टीरिया whose length is only 2.4 micrometers in length. That means you cannot see with naked eye, only you can see under microscope. We all know that 40% of Indian population has this infection in our lung, but because our immunity is very strong, we are not suffering from this disease. अगर हमारा immunity कम हो गया, so TB will come back. So how we need to eradicate tuberculosis, either by developing vaccine or making new drugs. So this is one work we are doing in my lab. हमारा लैब में जो TB के बारे में काम होता है कि एक ड्रग होती है बेडाक्वेलिन. ये ड्रग जितने भी रेसिस्टेंट होगा इन्फेक्शन, सो वी मेक दिस ड्रग विच विल बी अवेलेबल इन दिस कंट्री 23 ऑनवर्ड्स कि ट्यूबरकुलोसिस को हम हैंडल कर सकते हैं. अगर कोविड के टाइम पे भी हमने वैक्सीन बनाया, आप लोग जो भारत बायोटेक की वैक्सीन लिए, वो वैक्सीन का भी हमारे लैब में रिसर्च किए गए IIT हैदराबाद में. और जैसा भी रेमडेसिविर जो इंजेक्शन मिल रहा था जब हॉस्पिटल में थे, आपके जो भी डियर जो इन्फेक्शन हुआ था वो लोग हॉस्पिटल में थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बनाए थे हम IIT के टेक्नोलॉजी से, जो कंपनी वाले बनाए और हम सबको इसको सप्लाई किए थे. और एक महात्मा गांधी साहब का कोट बोल के हम लेक्चर बंद करेंगे. जो साहब ने महात्मा गांधी ने बोला हम सबको, द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू मीट पीपल्स नीड्स बट विल नेवर हैव इनफ टू सेटिस्फाई पीपल्स ग्रीड. जो ग्रीड होता है, हमारे पास एक मोबाइल है, मुझे 2 चाहिए, 2 है तो 4 चाहिए. एक गाड़ी है, यू आर नॉट हैव, यू नीड 2 कार्स. If you have 1 school bag, you want 4 different color school bags. 1 pair of shoes, I want 4 pair of shoes. I think this planet has everything for our need, but we don't have so many things for our greed. तो मेरा एक ही मैसेज आप सब लोगों को कि आप साइंस के ऊपर इंटरेस्ट लगा के क्लास में साइंस पढ़ के मेक श्योर दैट इंडिया बिकम्स वर्ल्ड लीडर बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी.
Only science and technology can make us the world leader. We always tell that India is a developing nation. और बोलते कि अमेरिका डेवलप नेशन और जर्मनी डेवलप नेशन. हमें भी डेवलप नेशन बनना है 2047 तक, जो इंडिया का अमृत काल हो हम 100 ईयर्स का इंडिपेंडेंस बनाएंगे. वी ऑल नो दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. 2047 में जब हमारा इंडिपेंडेंस होता है, वो टाइम पे इंडिया दुनिया में सबसे बेहतरीन कंट्री हो कि लोग बाहर से आके इधर रहने का इंटरेस्ट दिखाएं, ताकि हम जाके उधर रहें. हम बोलते हैं कि हम बड़े होने के बाद अमेरिका में सेटल हो जाएंगे, इंग्लैंड में सेटल हो जाएंगे. ऐसा होगा कि दुनिया में कि सब लोग चाहते हैं कि इंडिया में रहने का. और इसके लिए अब सब जो बच्चे हैं साइंस में इंटरेस्ट बढ़ा के साइंस अच्छा पढ़िए, और जितने भी क्यूरियस क्वेश्चंस आपको आते हैं आप बड़े लोगों से पूछ लीजिए, चैलेंज करिए, ताकि साइंस कंट्रोल्स द वर्ल्ड. और ये लास्ट स्लाइड है मेरा कि हम बोलते हैं कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्री, एवरीथिंग यू अर्न बाय हार्ड वर्क, ताकि यू बिकम प्राउड सिटीजन ऑफ द कंट्री. आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. जय हिंद. Thank you for long introduction, and I thank Dr. Melo, the principal of this college, for the hospitality and for all the logistics. बच्चों, इसके पहले डॉक्टर चंद्रशेखर ने लेक्चर दिया. डॉक्टर चंद्रशेखर बहुत ही शब्द खोज रहा हूँ, डायनेमिक और यूजफुल साइंटिस्ट हैं. इत्तेफाक की बात है कि हम और डॉक्टर चंद्रशेखर दोनों एक ही सब्जेक्ट के हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है. इनफैक्ट I was impressed from his lecture. First time I heard him हिंदी में बोलते हुए, और मुझे लगा कि उनकी हिंदी मेरी हिंदी से ज़्यादा अच्छी है. अभी गाँव में रहता था, तो हिंदी जब सीखा बोलना, तो हिंदी में मेरे लोकल जो भाषा का जो इफेक्ट है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. इसीलिए डिफरेंट राज्य के लोग जब कोई भी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनके मदर टंग का उसका इफेक्ट होता है. एनीवे, टाइम बहुत कम है. टाइटल हमने चूज किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ह्यूमन वेलबींग. और मैं बहुत परेशान, जब मैं हॉल में आया तो मैं थोड़ा परेशान रहा, क्योंकि मेरी स्लाइड बहुत छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है. फिर भी आधी स्लाइड ठीक है. तो मैं अनुरोध करूँगा बच्चों से कि स्लाइड्स को इग्नोर करें. कुछ चीज़ें आएंगी और जो मैं बोलूँगा उस पर ज़्यादा ध्यान दें. मेरी टाइटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बट you can understand it's not only organic chemistry, the whole chemistry is very useful. But it so happens that the big part of organic chemistry connects with our life. So इसका ये मतलब नहीं है कि और केमिस्ट्री यूजफुल नहीं है. बिना मेटल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काम नहीं करेगी, और बिना फिजिकल प्रिंसिपल्स के हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं सकते. तो कुछ स्लाइड्स में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है. डॉक्टर चंद्रशेखर ने हाथ उठवाना चाहा कि कितने लोग केमिस्ट्री लाइक करते हैं. मैं IIT में 32 साल से पढ़ा रहा हूँ, 32 ईयर्स. और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिससे बच्चों को एडमिशन मिलता है, उसका डेटा देखें तो ज़्यादा से बच्चे केमिस्ट्री में अच्छा नहीं करते हैं. इस वजह से उनकी रैंक थोड़ी कम हो जाती है.
तो अगर आप लोग केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ेंगे तो रैंक अच्छी होगी। और केमिस्ट्री में 3 डिसिप्लिन होती हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। उसमें मैंने देखा, हम सभी ने देखा, मेरा अनुभव है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे बहुत कम नंबर लाते हैं जेईई में। 1/3 पोर्शन ऑर्गेनिक का होता है और उसमें एकदम बोर हो जाते हैं। कारण जो भी हो, उनको इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में ज़्यादा समय बिताने से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज़, बच्चों, आईआईटी मेजर गोल नहीं होना चाहिए लाइफ में। लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं विद आईआईटी, विदाउट आईआईटी। हम 2 स्पीकर यहाँ जो हैं दोनों आईआईटी में नहीं पढ़े हैं। और मैं तो एक गांव में पढ़ा हूँ। इवन मेरे पास, मैंने पीएससी का टॉयलेट भी नहीं देखा था। और आई एम श्योर डॉक्टर चंद्रशेखर की ही मच लिटिल यंगर, ही मे हैव लिटिल बेटर लाइफ। तो ये हमारे देश की जो कंडीशन है अब बहुत बदल गई है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। मेरा गांव अब गांव नहीं रह गया है। बिजली, पानी, सब कुछ अवेलेबल है। आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आज भी मैं साल में 2-3 बार गांव जाता हूँ। 2 हफ्ते गया था पहले, दिन भर बिजली थी। लेकिन जब मैं पढ़ता था तो लालटेन में पढ़ता था। लालटेन तो बहुत लग्जरी वाली है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने 2 बीमारियों का नाम बताया, एक गरीबों की, एक अमीरों की। उसमें थोड़ा सा मेरा विरोधाभास है। अल्कोहलिज्म आजकल गरीबों में ज़्यादा, जिस तरह का अल्कोहल यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरा यह है कि कभी भी इंफीरियर फील मत करो। कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी पढ़ करके। केमिस्ट्री कैन फेच यू। आपको केमिस्ट्री अच्छी से अच्छी जॉब दे सकती है, पैसे की कमी नहीं होगी। मैं 10 साल डायरेक्टर था। पेरेंट्स बोलते थे कि पढ़ने के बाद लड़के का पैकेज क्या होगा, और मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब कोई पैकेज की बात करता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई और पैकेज में बहुत कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एनीवे, तो मैं फिलॉसफी की बात छोड़ करके अब थोड़ा सा आऊँगा। इसके पहले प्रोफेसर ब्रेड का लेक्चर था, उन्होंने वर्ड यूज़ किया सस्टेनेबिलिटी। जो हमारे रिसोर्सेज हैं बहुत दिन तक सबके लिए अवेलेबल हों, पोल्यूशन ना हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो, इकॉनमी अच्छी हो, जिसको हम सस्टेनेबिलिटी साइंस बोलते हैं। उसके लिए केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है। उसके 3 पिलर्स हैं। एक तो पैसे चाहिए, इकॉनमी अच्छी होनी चाहिए। इन्वायरमेंट डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन्वायरमेंट जो है हमारा पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो अब तीसरी चीज़ होती है सोसाइटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें हाई लेवल एथिक्स और मॉरल होना चाहिए। सोसाइटी को हेल्प करना चाहिए, सोसाइटी प्रॉस्परस हो उसके लिए काम करना चाहिए। इस सभी चीज़ों में केमिस्ट्री और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का योगदान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं बड़ा खुश हुआ। और अपने आज हम लोग जो है श्री मनोहर पर्रिकर जी को याद करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम किए गोवा के लिए और देश के लिए, जब वो डिफेंस मंत्री थे। जो मैं पढ़ता था, मैं मिला नहीं हूँ, तो स्कूटर से आते थे कि नेवर हैड वीआईपी कल्चर। तो आप सभी लोगों को मनोहर पर्रिकर जी की तरह बनना चाहिए, ऑनेस्ट विथ हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी विद नो वीआईपी कल्चर।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह है। अगर आप देखें तो आप, जैसा कि डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि ड्रग से लेके फर्टिलाइज़र, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक्स, इवन घर में जो आप क्लीनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, कपड़े जो फैब्रिक्स आप पहनते हैं, फूड जो बहुत दिनों तक फ्रिज में रखा जाता है, कैसे रखा जाता है? ऐसे जो ख़राब हो जाएगा। उसके अंदर जो मटेरियल डालते हैं, प्रिजर्वेटिव जिसको बोलते हैं, उससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ग्लास, पेपर, ये सभी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कनेक्टेड हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक कार्बन होता है। बहुत पहले 1828 तक किसी को पता नहीं था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कि लैब में एक्सीडेंटली बनाया गया। बहुत सारी डिस्कवरी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डिस्कवरी सब एक्सीडेंट से हो, एक्सीडेंटल डिस्कवरी। बट एक्सीडेंट तभी होता है जब आप काम करते हैं। घर में बैठे तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं हो सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी मेहनत करें, काम करें। वॉलर ने यूरिया को पहली बार बनाया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिल्वर साइनेट और अमोनियम क्लोराइड से मिला के। वो सोचते थे कि अमोनियम साइनाइड बनेगा, साइनेट बनेगा, लेकिन उनको यूरिया मिला। और उस समय ग्रीक थॉट ये था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक से नहीं बन सकता, नॉर्मली लिविंग मैटर से ये सब बना सकती है। इट वॉज अगेंस्ट द बर्जीलियस थियरी ऑफ वाइटल फोर्स। तो पहली बार यूरिया बनाने के बाद ये लगा कि हम जो है कोई भी नेचुरल मालिक्यूल, जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो है, नॉन नेचुरल स्टार्टिंग मटेरियल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से या ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना सकते हैं। इसके बाद सिरका सब लोग घर में यूज करते हैं, एसिटिक एसिड। बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है, इसमें सिर्फ 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है। इसकी सिंथेसिस कोलबे ने किया था कार्बन और हाइड्रोजन से, और वाटर को ऑक्सीजन का सोर्स यूज किया था। H2O पानी को बोलते हैं। तो सिरका, अगर एसिटिक एसिड नहीं बनता तो हम लोग कैसे सिरका लेते? सिरका हिंदी में बोलते हैं हमारी तरफ, आई डोंट नो, विनेगर इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं। और इसको एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल या ड्रॉप में भी यूज होता है। ये सब डिस्कवरी 1845 में हुई थी। जो डाइज होती हैं, रंग वगैरह हम देखते हैं, आजकल तो आप कंप्यूटर से रंग बना सकते हैं, मैट्रिक्स कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के शेड बना सकते हैं कंप्यूटर से। जो माइन जो है पहली सिंथेटिक डाई थी, जो कि 1845 में आप देख रहे हैं पर्किन जो 18 साल के थे। आप सभी लोगों में बहुत ज़्यादा लोग 18 साल के होंगे। इस एज में उन्होंने जब इस डाई को डिस्कवर किया, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो है, एक्चुअली स्क्रीन पर हमारा ये लेज़र पॉइंटर। शुगर आप सभी खाते हैं, ग्लूकोज हर ड्रग शॉप में डी ग्लूकोज की बॉटल डब्बा आप लेने जाते हैं। कभी आपने सोचा है ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कि फिशर ने डिस्कवर किया था 1891 में। उन्होंने अपने नोबेल लेक्चर में, उनको नोबेल प्राइज 1902 में मिली थी, उन्होंने लिखा द केमिकल एनिग्मा ऑफ लाइफ विल नॉट बी सॉल्व्ड until organic chemistry has mastered another one. We more difficult subject the problems, the proteins in the same way as it has mastered carbohydrates. जैसे कार्बोहाइड्रेट की डिस्कवरी हुई, उसी तरह से हमें प्रोटीन वगैरह के बारे में भी मास्टरी हासिल करना है।
अब हम बहुत डे टू डे यूजफुल चीज़ों में बच्चों आते हैं। जब भी बुखार आता है, हर पेरेंट्स यही कहता है बच्चों को पैरासीटामॉल दे दो। बुखार की दवा होती है पैरासीटामॉल। इस दवा को अगर आप इसका स्ट्रक्चर स्क्रीन पर है, जो भी नाम है, इसका नाम एस्टामिनोफेन है, इसको पैरासीटामॉल ट्रेड नेम बोलते हैं। अगर जो रेड पोर्शन का कलर है उसको निकाल दिया जाए तो उस मालिक्यूल, उसका नाम होगा एस्टेरलाइट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो बहुत टॉक्सिक होता था, बट सिंपल एनालॉग उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके नया कंपाउंड बनाया गया जिसको पैरासीटामॉल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा माइनर चेंज करने के बाद ये दवा का काम कर गया। इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है। पैरासीटामॉल का डब्बा स्क्रीन पर लगा हुआ है। बहुत सारी ड्रग्स के नेम के साथ दिखती है, बट इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो ड्रग है, यही मालिक्यूल है जो कि फीवर को कम करती है। इसके बाद एस्पिरिन भी एक नॉन स्टेरॉयडल इंफ्लेमेटरी ड्रग है। इसमें भी आप देखें सैलिसिलिक एसिड, रेड पोर्शन को हटा दें तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। उसको थोड़े सी मॉडिफिकेशन कर दें, उसका एनालॉग बनाने के बाद आप देखेंगे कि उसकी साइड इफेक्ट जो है चली गई और वो बन गया एक दवा क्वाइट सेफ। इसकी डिस्कवरी हॉफमैन ने की थी और अर्ली हिस्ट्री है कि इसको बनाने के लिए ASA का मतलब है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। उसके लिए आपको सैलिसिलिक एसिड चाहिए जिसकी सप्लाई कोई कंपनी करती थी और जिससे उस समय एसिटिक सैलिसिलिक एसिड बना। ये तो हिस्ट्री है। आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं। कैम्फर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे लाइफ में शादियों में होता है, मैरिजेस। ठीक है, रिलीजियस सेरेमनी में यूज़ करते हैं। इट हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज़। इसको प्लांट से आइसोलेट किया जाता है, लेकिन प्लांट से इनफ मात्रा में नहीं मिल सकता। इसको फैक्ट्री लैब वगैरह में बनाया जाता है, जिसको कि सिंथेटिक कैम्फर बोलते हैं। और उसको फिर हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। पहले एक कंपनी थी कैम्फर एंड लाइफ प्रोडक्ट, वो कैम्फर बहुत बनाती थी और अभी भी बहुत भारी मात्रा में और भी कंपनियां बनाती हैं जो कि आप मार्केट में खरीदते हैं। कभी आप सोचे हैं कि उस कैम्फर जो है वो इज़ नथिंग बट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टर्पिनियाल है, इसी तरह से टर्पीन्स हैं, कुछ मालिक्यूल हैं जो कि परफ्यूम्स और डिसइंफेक्टेंट में यूज़ होते हैं। तुलसी जो घरों में यूज़ करते हैं, प्लांट्स होती है, उसमें टर्पीन्स, कैम्फर, फ्लेवोनॉइड, ये सब ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं जो कि उसमें पाए जाते हैं। अमोनिया, हमने यूरिया की बात की। यूरिया बनाने के लिए अमोनिया की ज़रूरत है। अगर अमोनिया की सिंथेसिस नहीं होती तो वर्ल्ड लोग भूखों मर जाते। डॉक्टर चंद्रशेखर ने अपनी स्लाइड में, बहुत अच्छी स्लाइड था, एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि हमारी वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन जो है भूखमरी से मरती अगर अमोनिया का डिस्कवरी नहीं होती। हाइपर प्रोसेस है जिसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला करके किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्रेशर और हीट लगा करके अमोनिया गैस बनाई जाती है। ठीक है, इससे 500 मिलियन टन से ज़्यादा अमोनिया जो है हाइपर प्रोसेस से बनाई जाती है, जिसको कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल है एग्रीकल्चर एरिया में। स्टेरॉइड्स है, बच्चों तुम लोग ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमेशा सुनते हो कि इन्होंने स्टेरॉइड ले लिया, टीवी पर आता है। स्टेरॉइड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमने स्ट्रक्चर 4 रिंग जो बनाया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको 6 मेंबर रिंग बोलते हैं। 6 कार्बन है।
बहुत सारे कुछ कंपाउंड हैं, उसको भूल जाओ। इस स्टेरॉइड्स की ड्रग भी बनती है जैसे प्रीमेरिन, जो कि मेनोपॉज वगैरह में यूज़ होती है। तो बहुत सारे इसके यूज़ हैं ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम में। ये सभी मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। क्विनीन जो है 1944 में इसकी सिंथेसिस आर.बी. वुडवर्ड जो पहले साइंटिस्ट ने किए थे, और उसके बाद भी और लोगों ने इसको बनाया। ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती थी। इसकी रिपोर्ट एज अर्ली एज 1600 में पहली बार हुआ। इसको जो है सिलिकोना बार्क उससे जो है आइसोलेट किया जाता है, और क्विनीन को एक टॉनिक वाटर में मिला के बहुत पहले इसलिए लोग पीते थे कि उससे जो है मच्छर भाग जाएंगे, ऐसा होता था। अभी इनके बारे में डॉक्टर चंद्रशेखर ने डॉक्टर के बारे में बताया, जिन्होंने PhD नहीं किया। इनको नोबेल प्राइज 2015 में मिली एंटी मलेरियल दवा बनाने के लिए। कोई भी विदेश का आदमी जब इंडिया में आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको होती है कि मच्छर बहुत है, मलेरिया से डरते हैं। बाएं तरफ लैरिया में एंटी मलेरियल दवा है। आर्टिमिसिलिन जो कंपाउंड इन्होंने आइसोलेट किया वो भी एंटी मलेरियल है। इसमें पेरोक्साइड लीकेज है जो कि बेसिकली बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उन सब चीज़ों से आती है। और इनके बारे में जैसा बताया कि शी वाज हाईली डेडिकेटेड। बिना डेडिकेशन के कुछ अचीव नहीं होता। यू हैव टू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग व्हेन यू आर अचीव एनीथिंग, वेदर यू आर अ साइंटिस्ट, वेदर यू आर अ पॉलिटिशियन, वेदर यू आर एडमिनिस्ट्रेटर। हमें पैशन और डेडिकेशन ही कुछ ला सकता है। प्रोटीन के बारे में अगर हम देखें तो लाइनस पॉली जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिली। एक बार तो 1954 में केमिस्ट्री में मिली, केमिकल बॉन्ड के बारे में इन्होंने जो कुछ डिस्कवरी की, और दूसरी है पीस प्राइज मिली 1962 में। इन्होंने केमिकल बॉन्ड के ऊपर काम किया, प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया। उनके घर के सामने यहाँ पर एक बनाया गया है कि अल्फा हेलिक्स फॉर लिपिड पॉलिंग, जो उनका घर USA में उस समय चाइल्डहुड में होता था। इसके बाद DNA का स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वाटसन क्रिक को नोबेल प्राइज मिले। इसके साथ भी स्टोरी है, कोई भी डिस्कवरी होती है बच्चों, एक आदमी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ऐसा माना जाता है कि इसके पहले जो साइंटिस्ट थे पॉलिंग, वो भी DNA के स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे। फर्क इतना था कि उन्होंने डबल हेलिक्स के बजाय उन्होंने देखा कि ये ट्रिपल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। उस समय उनका बेटा जब काम कर रहा था यहाँ एवेंटिस लेबोरेटरी में, तो उन्होंने अपने जो रिसर्च पेपर है उसको बेटे को भेजा, और उसने पढ़ करके इस लैब में वाटसन पे काम करते थे उन लोगों को बताया। तो उसके बेसिस पर उनको आइडिया आई और ये ट्रिपल हेलिक्स नहीं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इस तरह से DNA जो जेनेटिक कोड वगैरह की बात हम लोग करते हैं, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर देखो इस स्ट्रक्चर में तो हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स है, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, 3 एटम से बने हुए सभी मॉलिक्यूल्स हैं। इवन DNA की स्टोरी जैसे मैंने बताया, उनके बेटे ने डिस्क्लोज की, अदरवाइज DNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स पहले ही डिस्कवर होता। ये रोजालिंड फ्रैंकलिन जो लेडी है, DNA का स्ट्रक्चर इनके एक्सरे चीज़ होती है जो कि आप लोग एक्सरे लेते हैं, इनके वजह से ही प्रूव हुआ था DNA का स्ट्रक्चर। शी डाइड एट द एज ऑफ 37 ईयर्स, बट इनको कोई रिकग्निशन नहीं मिल पाया। इसके लिए साइंटिफिक कम्युनिटी को बड़ा दुख हुआ।
पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आज इतनी, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी इन्फेक्शन होता है तो लोग कहते हैं कि हमें एंटीबायोटिक दे दीजिए। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जो कि डिस्कवर करने वाले हार्वर्ड फ्लोरी चेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि मेडिकल डॉक्टर होते थे, हाईली डेडिकेटेड पर्सन। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे लोगों की लाइफ को बचाया गया। अगर पेनिसिलिन का डिस्कवरी नहीं हो पाती तो बहुत सारे लोग बीमारियों से मर जाते हैं। इस सब मालिक्यूल को लैब में बनाया जाता है, डॉक्टर चंद्रशेखर ऐसे लोग बनाते हैं, और उसके लिए जब लैब में बनता है तभी इंडस्ट्री में जाता है और दवा बनती है। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसको कि हम नेचुरल प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको हमारे बॉडी में या प्लांट्स में जो सिंथेसिस होती है उसको बायोसिंथेसिस बोलते हैं। सभी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से बनती हैं। आप देखें, एक कार्बन से आप पायरिक एसिड कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिससे शुगर बनती है, पॉलीसैकेराइड्स एसिटिक एसिड उससे बनता है, अमाइनो एसिड्स जिससे प्रोटीन बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो हमारे बॉडी में या प्लांट्स में ये सब चीज़ जो है एंजाइम बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसका स्टार्टिंग मटेरियल। अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट देखें, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं। मैं नीम ट्री को हमेशा दिखाता हूँ क्योंकि मेरा पूरा बचपन नीम ट्री की दातुन से गुजरा है। मैं BSc तक टूथपेस्ट नहीं देखा था, ब्रश नहीं देखा था। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं नीम से ही दातुन करता था। और जब MSc BHU गया, वहाँ पर लंका पर 1 रुपये में दातुन मिलती थी। तो उस समय ब्रश तो खरीदा, लेकिन करता था दातुन, क्योंकि ब्रश में अजीब सी फीलिंग आती थी टूथपेस्ट से। यही एक ऐसा ट्री है जिसके हर चीज़ में, जिसके सीड्स हों, लीव्स हों, बार्क हो, सब में यूजफुल, हर चीज़ यूजफुल है। ठीक है, दे हैव एंटी-फीडेंट, इंसेक्टिसाइड तरह के कंपाउंड्स जो है तो आप इसको मिलते हैं। इंसेक्ट इससे दूर भागते हैं, इसलिए गाँव में, विलेजेस में क्या करते हैं, चावल राइस को सूखी नीम की पत्ती डाल देते हैं। ड्रम में डालने के पहले नीम की पत्ती को सूखा कर लेते हैं, उसमें डालते हैं तो इंसेक्ट्स नहीं आते। सूखा इसलिए करते हैं क्योंकि मॉइस्चर उससे निकाला जा सके। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है। इसका स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, स्ट्रक्चर इसका प्रूव हुआ, इसको सिंथेसाइज किया गया, और इसकी जो एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसी स्ट्रक्चर के एक पार्ट से एसोसिएटेड है। इसी तरह से बहुत और तरह के भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं। स्ट्रक्चर मैंने दिखाया। कोलेस्ट्रॉल है, हर आदमी कहता है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, यही मालिक्यूल है जो कि आदमी की जान ले लेता है अगर ज़्यादा हो जाए। पेनिसिलिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और भी बहुत तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बहुत यूजफुल हैं। अभी आप कोविड पीरियड में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी का नाम सुने होंगे, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। सब लोग कहते हैं ब्लैक फंगस हो गया, ब्लैक फंगस हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट कर गए। यही दवा है, एक ही दवा है जो कि इफेक्टिव भी, जिसको कि यूज़ किया जाता है, एक्सपेंसिव है, एम्फोटेरिसिन बी। तो इस दवा से उस बीमारी की निजात पाई जा सकती है। ये दवा में आप देखें तो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। एंटी कैंसर ड्रग है डिस्कोडर्मोलाइड, डीप सी स्पॉन्ज से आइसोलेट किया गया, लेकिन आइसोलेशन से ज़्यादा मटेरियल नहीं मिल सकता, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको यूज़ करना है
तो हमें लैब और फैक्ट्री में बनाना होगा, वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट का रोल इम्पॉर्टेंट है। आप चॉकलेट खाते हैं, कभी सोचा है चॉकलेट है क्या चीज़? जब चॉकलेट खाते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खा रहे हैं। चॉकलेट में जो कंपाउंड होता है थियोब्रोमीन, इनफैक्ट और भी कंटेंट्स होते हैं, थियोब्रोमीन, फेनिलएथिलमीन, आनंदमाइड। अब आनंदमाइड नाम कैसे पड़ा? आनंद संस्कृत वर्ड, जिससे आनंद आपको मिलता है चॉकलेट खाने से। तो ये सभी मालिक्यूल जो होते हैं हमारे रिसेप्टर से रिएक्ट करते हैं और फील गुड फैक्टर देते हैं, जो कि आपका माइंड फील करता है जब आप चॉकलेट खाते हैं। थियोब्रोमीन का इफेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग है कि अगर 50 ग्राम चॉकलेट एक कुत्ते को मार भी सकता है। फ्लेवर्स आप देखते हैं, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। स्वीट है, शुगर क्या होता है? चीनी जो आप लेते हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, दो मालिक्यूल मिल करके डाइमर बनाया जाता है, बनता है, वो सुक्रोज है, वो शुगर। बट शुगर कई तरह के होते हैं, हर फ्रूट में डिफरेंट तरह के शुगर्स होते हैं। आप देखेंगे कि फ्रूट शुगर में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज केन शुगर में डिफरेंट शुगर है। उसी तरह से कुछ लोग शुगर नहीं लेना चाहते तो आर्टिफिशियल शुगर का आपने नाम सुना होगा, सैकरीन है। मैं जैसे डाइट कोक लेता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट की वजह से शुगर अवॉइड करता हूँ, तो उसमें एस्पार्टेम है। ये सभी चीज़ें जो है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड के बारे में मैं बता दूँगा। फ्लेवर्स आप देखें, चीज़, उमामी फ्लेवर, सॉल्ट, नमक, बटर जो है। उसी तरह से आप कैफीन, जो कॉफ़ी में कैफीन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और रेड वाइन जो पीते हैं, कल हमने रेड वाइन पी थी होटल में, उसमें यही मालिक्यूल है जो कि बहुत ही यूज़फुल है। लोग कहते हैं रेड वाइन हेल्थ के लिए अच्छी है, इसका मतलब नहीं कि आप लोग पीजिए, रिलेटिवली बेटर, क्योंकि उसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड है। बट इतना समझिए कि जो फिनॉलिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें कि एरोमेटिक रिंग है, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, वो यूज़फुल होते हैं। मुझे नहीं पता बच्चों को स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है कि नहीं गया है, आई एम सॉरी अबाउट इट। फ्लेवर्स जो होते हैं, वैनिला खाते हैं आप, आलू देखिए, ग्रीन पेपर देखिए, पॉपकॉर्न देखिए, स्ट्रॉबेरी देखिए, सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अनियन प्याज जरूर खाना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप कट करते हैं, उसमें एक साइंस है, आँख जलती है। क्यों जलती है? फ्रेश अनियन में नहीं जलेगी, जैसे चॉप करेंगे कुछ रिएक्शन होता है, एक कंपाउंड बनता है जिससे अनियन जलती है, फिर पानी से धोते हैं तो चला जाता है। इसी तरह से परफ्यूम्स हैं, इस सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बताया गया, भोपाल प्रोसेस, भोपाल में ट्रेजेडी हुई, मेथिल आइसोसाइनेट जो गैस थी उसको अवॉइड करना है तो आप सेफ प्रोसेस बना सकते हैं। तो कार्बन जो इंसेक्टिसाइड है उसको आप सेफ्टी मेजर्स जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट देता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देती है। इस चीज़ को हम आगे बढ़ेंगे। एक सर्कुलर इकॉनमी है, सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो। जो चीज़, हालांकि इंडिया में हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जब मैं गांव में था तो जो साड़ी, पुरानी साड़ियाँ जो होती थी उससे गद्दे बन जाते थे, बन जाती थी, अभी भी बनती होगी। तो हम लोग फेंकते कम हैं, फिर भी एनफ गार्बेज इकट्ठा आजकल मॉडर्न लाइफ में होता है। तो जैसे आपके नायलॉन 6 है, सभी लोग जानते हैं पॉलीमर से ही नायलॉन प्लास्टिक्स वगैरह बनते हैं। उसको फिर उल्टा कैसे स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाए। मैंने अभी कुछ ही हफ्ते पहले एक पेपर पढ़ा, तो मैं नहीं जानता था कि बहुत यंग बच्चे होंगे। तो पर्पज़ यह है कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो, वेस्ट को भी कन्वर्ट कर दिया जाए। आपने देखा होगा, गोवा में मैंने देखा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम चीज़ें वेस्ट करें, और जो वेस्ट करें तो रिसाइकल करें। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल की जो ड्रग होती है, एक ज़माने में बहुत ही उससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता था। एक ड्रग होती थी लिपिटोल, उसका केमिस्ट्री क्या है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आती है। लव ड्रग वाइग्रा नथिंग बट केम बाय एक्सीडेंट, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। इसको हम आई थिंक स्किप करेंगे। अगर आप 2020 की टॉप 5 ड्रग देखें तो ड्रग्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी से भी बनती हैं। इसमें देखिए 2 ड्रग जो है, जो हाई रेवेन्यू कमाई है, 2 बायोलॉजिक्स हैं, जबकि 3 ड्रग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। इवन बायोलॉजिक जिसको बायोलॉजी लाइसेंस एप्लीकेशन बोलते हैं, उसके लिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। उसके लिए लिंकर और टॉक्सिन की ज़रूरत है, जिसको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो डिफरेंट टेस्ट होता है बिकॉज ऑफ कायरलिटी। अब हम यहाँ इन बच्चों के सामने नहीं, इसको हम स्किप करेंगे। कायरलिटी यही चीज़ है, जैसे आप बायां दायां हाथ देखें ना, जो दिखाया गया है, एक दूसरे में आप सुपरपोज नहीं कर सकते, इसको कायरल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप शीशे में अपने को देखेंगे तो आप ही का एक आदमी मिरर में दिखता है। ठीक है, तो वो अलग होता है। तो मॉलिक्यूल में वही चीज़ें होती हैं, यहाँ समझाना मुश्किल है, टाइम नहीं है। तो बहुत सारी ड्रग्स जो है कायरलिटी के बेसिस पर बनी हैं, तो मैं इसको स्किप करूँगा। डॉक्टर चंद्रशेखर की लैब वाले डायरेक्टर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में। जब कोविड हुआ था, जब कर्फ्यू लगा था, तो इलीगली ये काम करते थे, वहाँ अलाउड नहीं था। स्टूडेंट्स वहाँ वैक्सीन और ड्रग बनाने में बहुत बड़ा योगदान आईसीटी का रहा है इनके लीडरशिप में। उन्होंने स्ट्रक्चर दिया रेमडेसिविर। रेमडेसिविर जो है, इसकी सिंथेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट करते हैं। इनके लैब में जो स्टूडेंट्स थे वही बनाते थे, जो एम्प्लॉय थे बनाते थे। इसके रॉ मटेरियल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एक कायरल सिंथेसिस है। इसकी अभी 1 साल पहले इसकी 8 स्टेप की सिंथेसिस आई। तो एक काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है कि आपकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना। तो बहुत वर्ल्ड में बहुत टॉप ऑर्गेनिक केमिस्ट हुए हैं। दो की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आर्मी वुडवर्ड जो बहुत यंग एज में कुलीन की सिंथेसिस किए थे। दूसरे ईजे कोरे, दोनों को और नोबेल प्राइज मिली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। पिछले साल नोबेल प्राइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिली थी। ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो सकता है, तो लोगों को याद रहना चाहिए। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इनको एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस ऐसे एरिया में काम करते थे ताकि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो, जो कैटलिस्ट यूज हो उसमें मेटल्स ना हो। उस वजह से नोबेल प्राइज मिली थी। और मैं अपना लेक्चर बंद करूंगा इस साल की नोबेल प्राइज से। इस साल बच्चों एक क्लिक केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिली। 3 महानुभाव जो हैं जिनकी फोटो है, प्रोफेसर शार्पलेस, इनको दूसरी बार नोबेल प्राइज मिली। पहली बार भी इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही मिली थी, बहुत पहले 2001 में। दूसरे प्रोफेसर मेल्डल, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, एंड प्रोफेसर बर्टोजी जो कि बायो ऑर्थोगोनल, इन्होंने जो काम टेस्ट ट्यूब में किया, इन्होंने सेल में किया। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आजकल इंटरडिसिप्लिनरी जमाना है, लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो दोनों का बहुत यूजफुल है डे टू डे लाइफ में। और बच्चों, अंत में आई होप आई वॉज एबल टू कन्विंस यू कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलबींग। थैंक यू वेरी मच।